हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड में। ये पहला लेक्चर है आप सभी के लिए। बस आप लोगों से गुजारिश है कि प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, क्योंकि भाई साहब आप लोगों के लिए मेहनत मैं जितना चाहे उतना करने वाला हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका रिस्पॉन्स सही होना चाहिए। तो आज हम करने वाले हैं बात यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट का बच्चों, वो भी एमपी बोर्ड का। जो बच्चे एमपी बोर्ड के हैं उसी के लिए आज का ये लेक्चर जो है हेल्पफुल रहेगा। और हम केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। केवल और केवल आपको महत्वपूर्ण मतलब जो आपको 2025 में बच्चों है ना क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, पहला प्रश्न है आज का कि संवाद से आप क्या समझते हैं, कौन सा संवाद अच्छा माना जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, पहले इसको समझिए। संवाद का मतलब होता है कि हम आपसे बातचीत करें, किसी भी विषय वस्तु को लेकर के हम उसके बारे में डिस्कस करें। तो जब हम अपने विचार को आप तक और आप अपने विचार को हमें तक पहुंचाएंगे, या अपने विचार को हमें समझाने की कोशिश करेंगे, हम अपने विचार को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों संवाद कहलाता है। मतलब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी विशेष घटना को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर के, तो वो संवाद कहलाता है। जिसकी परिभाषा देखेंगे आप लोग यहाँ पर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को हम संवाद कहते हैं। संभाषण का मतलब हो गया बच्चों, जैसे हम भारत देश में चुनाव चल रहा है, चुनाव पर आप अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हैं और हम अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हैं कि हम मान लीजिए किसी अच्छे नेता को चाहते हैं और आप किसी दूसरे अच्छे नेता को चाहते हैं। तो जब हम अपने अपने विचार एक दूसरे से है ना, संभाषण का मतलब ये होता है कि हम अपने विचार आपको और आप अपने विचार हमको समझाने की कोशिश करो। तो ये बच्चों क्या कहला जाता है, संवाद कहला जाता है। अब आगे जो क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा संवाद अच्छा माना जाता है, मतलब बेहतर संवाद किसे मानेंगे। तो देखिएगा थोड़ा सा कि संवाद जितना सहज होगा, सहज का मतलब जिसे हम आसानी से समझ सकें, स्वाभाविक होगा तथा सजीव होगा, उतना ही अच्छा माना जाएगा। व्यक्ति अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद का सहारा लेते हैं। संवाद जितना जीवंत, सहज तथा रोचक होगा, उतना ही प्रभावित करेगा। अच्छी बातें सभी को सुनना पसंद करते हैं। मतलब बच्चों यहाँ पर ये निष्कर्ष निकला कि जैसे संभाषण का मतलब होता है हम अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसको सहजता से समझ सके। ठीक है, यहां पर लिखा है स्वाभाविक हो, मतलब हम अपने विचार भाव प्रकट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी का कहानी रटा रटाया अब आपको समझा रहे हैं। ठीक है, और बच्चों सजीव हो, किसी चीज को हम वहां पे प्रस्तुत करें तो उसका शाब्दिक अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि आप कुछ समझा रहे हो लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो, ये सजीव कहलाता है। यानी किसी चीज को हम चिन्हित करें तो ऐसा लगे वो जीवन, मतलब एक प्रकार से उसमें जीवन आ चुका है, वो सजीव कहलाता है। तो इस तरीके से होना चाहिए। संवाद हमेशा कैसा होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। इसको आप अपने भाषा में लिखेंगे। जैसे बोला गया कि संवाद से आप क्या समझते हैं, जब आप अपनी भाषा में लिखोगे तो संवाद का मतलब है दो व्यक्तियों के बीच अभिव्यक्ति का आदान प्रदान, एक दूसरे से संभाषण संवाद कहलाता है। संवाद कब अच्छा माना जाएगा, जब संवाद सहज, स्वाभाविक, सरल हो, तब संवाद अच्छा माना जाता है, ताकि हर एक व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। तो चलिए चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, देखिएगा, संवाद लेखन के समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आता हूं बच्चों। बस आप लोगों से गुजारिश है कि भाई प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखिए। संवाद लेखन का अभ्यास करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला प्रश्न बच्चों, पात्रों की बातचीत में संक्षिप्तता होनी चाहिए। यानी जितने भी पात्र हैं उस विशेष घटना पर बात कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो पात्र बिल्कुल संक्षिप्त रूप से अपनी बातों को प्रस्तुत करें। दूसरा है बच्चों, विचारों में प्रवाह, स्वाभाविकता तथा परस्पर संबद्धता होनी चाहिए। यानी जब विचार प्रकट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आधे लाइन पर बोल करके रुक जाएं, है ना, और आधे लाइन को 1 मिनट बाद बोले, तो एकदम
प्रवाह होना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को अपने बातों को समझाना चाहते हैं तो धारा रेखी प्रवाह होना चाहिए। जैसे अभी हमने जब से वीडियो लेक्चर शुरू किया तो बिल्कुल कंटिन्यू आपको समझा रहे हैं। अभी बीच में हम चाय पीने लग जाएं और 2 मिनट बाद बोले भैया आना, तो कोई बच्चा देखना पसंद करेगा? नहीं। तो ये आपका एक धारा प्रवाह कहलाता है ना। तो विचारों में प्रवाह होना चाहिए, स्वाभाविकता होना चाहिए और परस्पर संबद्धता होनी चाहिए। यानी दो बात का हम बोल रहे हैं तो उसका एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। अगला बच्चों, विराम चिन्हों की तथा अन्य व्याकरणिक अशुद्धियां ना हो, कि जब हम बोल रहे होते हैं तो जहां पे थोड़ा सा अल्प समय के लिए रुकना है तो वहां पे रुकना चाहिए। क्वेश्चन मार्क है तो हम बोल रहे हैं तो वो क्वेश्चन जैसे लगना चाहिए। इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। वार्तालाप के अंत में निश्चित परिणाम अवश्य है, मतलब जब उस बात को हम समझा पा रहे हो, किसी व्यक्ति को बता रहे हो, तो उसका अंतिम निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। अगला देखिए बच्चों, प्रचलित मुहावरों का यथास्थान प्रयोग हो, संवाद की भाषा सरल और बोलचाल की हो। अब आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा मुझसे याद कैसे होगा? देखो बच्चों, एमपी बोर्ड में ये जो ग्रामर वाले क्वेश्चन है ना, वो केवल और केवल 2 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों। कितने नंबर में? 2 नंबर में। तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर इतना लंबा चौड़ा कैसे याद होगा। देखिए, मैंने कहा संवाद लेखन के समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो आपको लिखना है संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, संवाद लेखन सरल, स्वाभाविक एवं सहज होना चाहिए। दूसरा, संवाद लेखन में व्याकरण और जो भी विराम चिन्ह है उनका उचित प्रयोग होना चाहिए। संवाद में क्या होना चाहिए? एक सजीव चित्रण होना चाहिए, हर शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। माफी चाहता हूं बच्चों, बीच बीच में खांसी आ जाए, क्षमा प्रार्थी हूं। तो ये चीज होता है आपका संवाद लेखन का। क्या है बच्चों, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको ज्यादा रटना नहीं है, ये ग्रामर पोर्शन, इसको अपने भावनाओं से आप लिखोगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको रट्टा मारो। मैंने कहा ना कि संवाद कैसा होना चाहिए? सरल, सहज, स्वाभाविक होना चाहिए, है ना, जिससे लोग समझ सके। भाषा का उपयोग भी सरल रहे, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो और बच्चों व्याकरण का भी समुचित उपयोग होना चाहिए। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। संक्षेपण क्या है, किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, समझाना है। संक्षेपण, जैसे कोई चीज विस्तृत में दिया है, उसका एकदम शॉर्टकट एक व्याख्या, यानी एक पेज का कोई कहानी दिया हुआ है, उसको आपको 4 लाइन में समझाना हो, तो उस पूरे एक पेज के कहानी को उसका पूरा सार लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। यानी कोई कहानी डिटेल्स में दिया है प्यारे बच्चों, उसको हम शॉर्टकट में यानी संक्षिप्त रूप में उसको प्रस्तुत कर दें तो वो संक्षेपण कहलाता है। तो देख सकते हैं कि संक्षेपण का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना, यानी शॉर्टकट में कहना, सूक्ष्म में कह देना। ठीक है, किसी विस्तृत अवतरण से अप्रासंगिक एवं अनावश्यक बातों को हटाकर लगभग 1/3 शब्द उसकी आवश्यक एवं प्रधान बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। यानी हमने कहा कि एक पेज की पूरी कहानी है, एक पेज की कहानी में जो अनावश्यक चीजें हैं, जो अनावश्यक बात है, उसे हटाकर केवल सारयुक्त वाक्यों को लिखना ही बच्चों संक्षेपण कहलाता है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाव पल्लवन किसे कहते हैं बच्चों? इसे किस और नाम से जाना जाता है, बताना है आपको। भाव पल्लवन क्या है? तो देखो, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार में लिखना अर्थात समझाना भाव पल्लवन कहलाता है। बस संक्षेपण में क्या था कि पूरी कहानी लिखी थी, उसको अनावश्यक चीजों को हटा करके सार का अर्थ लिख देना, वो संक्षेपण है। लेकिन जो भाव पल्लवन है ना बच्चों, भाव पल्लवन में शॉर्टकट में कोई चीज दे रखा है उसका डिटेल कर देना भाव पल्लवन है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेकर जो एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो आप ही मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन हम ना पढ़ेंगे। तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, यहां पे बच्चों दूसरे शब्द में है कि अथवा उक्ति का मंतव्य स्पष्ट करना होता है। भाव पल्लवन को भाव विस्तार भी कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है ऑब्जेक्टिव में कि भाव पल्लवन को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो आप लोग जरूर याद करना, ये आपका भाव विस्तार किस नाम से जाना जाता है, तो भाव विस्तार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों कि शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, उदाहरण भी बताना है, तो अगले पेज में हम उदाहरण बात करेंगे। पहले आप शब्द युग्म की परिभाषा समझिए। शब्द युग्म है क्या? किसी चीज को व्यक्त करने के लिए 2 शब्दों को हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि उसका समान अर्थ होता है।
है ना। और बच्चों दो शब्दों को जोड़ करके उसका भावार्थ निकालते हैं, वो आपका शब्द युग्म कहलाता है। देखिए शब्द युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, जोड़े में लिखना, जैसे माता पिता, लाभ हानि, दादा दादी, ऐसा तैसा, ऐसा वैसा, ये शब्द क्या है, शब्द युग्म है। देखिए यहां पर समानतः बातचीत करते समय या लिखते समय हम कई बार अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य में एक ही शब्द को लगातार दो बार बोलते हैं, या दो समानार्थी शब्दों को या विलोम शब्दों को साथ साथ बोलते हैं या प्रयोग कर लेते हैं। वास्तव में जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द बच्चों शब्द युग्म कहलाता है। जैसे लाभ हानि विलोम हो गया, माता पिता एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो चाहे विलोम शब्द हो, समानार्थी शब्द हो, हम भाव व्यक्त करने के लिए दो शब्दों को एक साथ बोल देते हैं, वो आपका बच्चों क्या कहलाता है, शब्द युग्म कहलाता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, वह बार बार, यहां पर देखिए बार बार जो शब्द है ना बच्चों, ये शब्द युग्म है। मुझे देख रही थी, किसे देख रही थी मुझे भी मालूम नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उदाहरण, संजय के पास पर्याप्त धन संपदा। यहां पर देखिए बच्चों जो धन संपदा है, ये धन संपदा क्या है, ये धन संपदा शब्द युग्म है बच्चों। यहां पर देखिएगा साहिल को कुछ भी हानि लाभ नहीं हुआ बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं हानि लाभ नहीं हुआ। इसके बाद अगला है रमेश अपनी बची कुची, देखो बच्चों बची कुची, यहां पर आप कुची भी लिख देना, बची कुची बोला जाता है, कोई बात नहीं है, कुची भी लिख सकते हो आप लोग, बची कुची, ठीक है, बची कुची जमीन भी बेच दी। तो जब हम दो विलोम शब्द, दो समानार्थी शब्द या एक ही प्रकार के अर्थ बताने वाले शब्दों को हम भाव को व्यक्त करने के लिए, वाक्य को सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन के लिए लिख देते हैं बच्चों, तो आपका शब्द युग्म कहलाता है। चलिए फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं भाई साहब, तो आप लोगों को यार वीडियो थोड़ा सा प्लीज यार शेयर जरूर करिएगा बच्चों, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, ठीक है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? निबंध को बच्चों गद्य की कसौटी, देखिए गद्य की कसौटी, पद्य की नहीं बोला जाता है, गद्य की कसौटी। और ये भाव विस्तार में क्वेश्चन पूछा जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, 3 नंबर का कभी कभी पूछ देता है। देखिए थोड़ा सा पढ़िए कि इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य रचना संपन्न करना दुष्कर कार्य है। मतलब देखो मैं आपको बता दूं कि पद्य में क्या होता है, एक सूक्ष्म रूप से लिख करके किसी चीज को भावार्थ के रूप में स्पष्ट कर देना, किसी चीज को बता देना। लेकिन जो आपका गद्य की विधा है बच्चों, इस गद्य में एक एक वाक्य लिखा जाता है, हर एक घटना को विस्तृत वर्णन किया जाता है, तो ये आपका कहला जाता है गद्य रचना, ठीक है। क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक पंक्ति महत्वपूर्ण लिख जाती है तो कवि की प्रशंसा मानी जाती है ना। यहां पर इसको लिख लेना, मानी जाती है, ठीक है, कहीं कहीं मिस प्रिंट हो सकता है बच्चों, मानी जाती है, मानी जाती है, यहां पर लिख लेना आप लोग, मानी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि जैसे 8 लाइन किसी कवि ने लिखा, उसमें एक भी लाइन बढ़िया लिख गया तो वो पूरा प्रशंसित माना जाएगा, ठीक है। परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं होता बच्चों, गद्यकार को एक वाक्य सुव्यवस्थित और सोच विचार कर लिखना होता है। मतलब जब भी हम गद्य की रचना करते हैं तो हर एक लाइन, एक एक वाक्य को हमको सोचना और समझना पड़ता है, ठीक है। उसी स्थिति में गद्यकार प्रशंसनीय, गद्य में निबंध लेखन बहुत ही दुष्कर कार्य है। निबंध को सुरुचिपूर्ण, आकर्षक एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए, इसी हेतु निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। अब इसको आप अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे कि जब भी पद्य की रचना होती है, कोई कवि जो है पद्य की रचना करता है, तो कभी यदि 10 लाइन का पद्य लिख रहा होता है तो यदि एक लाइन भी बढ़िया लिख दिया तो बच्चों उसको बहुत ही अच्छा कवि माना जाएगा। लेकिन जब हम गद्य की रचना करते हैं तो गद्य में हर एक वाक्य को, हर एक विचार को सोच समझकर लिखा जाता है, हर एक लाइन को सुव्यवस्थित लिखा जाता है, अन्यथा बच्चों वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, इसका आंसर उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए, किसी एक संस्मरण का नाम लिखिए। बच्चों संस्मरण का मतलब ये होता है कि जब हम स्वयं की चीजों को, स्वयं किसी घटना पर आधारित, स्वयं किसी घटना को देखकर अपने से स्मरण करके चीजों को लिखते हैं तो वो आपका संस्मरण कहलाता है,
देखो भाई साहब, संस्मरण की केवल विशेषता पूछा गया है तो लेखक मात्र उसी घटना का वर्णन करता है या उसी का वर्णन करता है जिसे उसने स्वयं देखा हो। संस्मरण का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी घटना को वर्णित करता है जो कि उसका स्वयं देखी गई घटना है या स्वयं पर आधारित है, तो वो आपका बच्चों संस्मरण कहलाता है। संस्मरण आत्मकथा के समीप ठहराया जाता है। आत्मकथा के समीप क्यों ठहराया जाता है कि आत्मकथा जो होता है अपने ऊपर जो घटित घटना है उसी की कथा लिखी जाती है। तो संस्मरण भी बच्चों एक प्रकार से स्मरण करके लिखा जाता है जो व्यक्ति विशेष से संबंधित घटना होती है। ठीक है, इसका संबंध अक्सर महान पुरुषों से होता है, यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में लिखेंगे तभी वो संस्मरण माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ऐसे नॉर्मल व्यक्ति है उसके बारे में लिखे तो संस्मरण माना जाए, तो वो चीज नहीं होता है। तो संस्मरण जो होता है बच्चों, व्यक्ति स्मरण करके घटना को लिखता है लेकिन उससे संबंधित घटना होता है, किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित रहता है और उसके जीवन से संबंधित, मतलब वो स्वयं उस घटना को देखता है तभी संस्मरण लिखता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। यहाँ पे बच्चों आप लोगों का 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न है। जो बच्चा ये प्रश्न 15 प्रश्न तैयार कर लेगा बोर्ड एग्जाम में बल्ले बल्ले होने वाला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एकदम सुपर फास्ट करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो इसका उत्तर है बच्चों अपने माता पिता के प्रत्याशा में होंगे, यानी आशा और उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारे माता पिता कितना जल्दी आएंगे। एक गीत के रचनाकार कौन है बच्चों? तो हरिवंशराय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंशराय बच्चन जी हैं। हरिवंशराय बच्चन जी एक गीत के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, पतंग के साथ साथ कौन उड़ रहा है बच्चों? तो पतंग के साथ साथ बच्चे उड़ रहे हैं। हो सकता है आपको आंसर ना दिख रहा हो तो आप लोग ऐसे में आंसर देख लो। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, बच्चे का लिखना कौन जानता है? तो फूल बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा। बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई? और पेचीदा हो गई, और अधिक पेचीदा हो गई। तो ये 5 प्रश्नों का स्लाइड है। अगले देखिए बच्चों, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? तो अपाहिज अपना दुख नहीं बता पाएगा। ये थोड़ा सुपर फास्ट है, फटाफट रिवीजन के तौर पर है। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न पूछते हैं, क्या, कैसा, क्यों, ताकि वो रोने लग जाए। ऐसा क्यों कहते हैं कि ताकि देखिए क्या होता है, जब कैमरामैन क्या करता है, किसी व्यक्ति को कुछ पूछता है तो उसे ऐसा फोर्स करता है कि वो रोने लग जाए, जिससे वो इमोशनल हो जाए और हमारा टीआरपी बढ़ जाए। ये घटना होता है। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? तो आंसर होगा बच्चों लाल खड़िया मलने की। लाल खड़िया चाक, चाक को हम खड़िया बोलते हैं। ऊषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर बच्चों ऊषा का जादू टूटता है। ठीक है, कब? सूर्योदय होने पर। कवि ने नीले जल में झिलझिलाते देह की तुलना किससे की बच्चों? भोर के नभ से की है। किससे? भोर के नभ से की है। चलिए फटाफट करिए, अगला लास्ट 5 क्वेश्चन और बचे हैं। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? बताना है आंसर बच्चों। तो राम का गुलाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? राम का गुलाम। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य बनरादि की वीरता का वर्णन किया है बच्चों? तो कुंभकर्ण के समक्ष। कुंभकर्ण के समक्ष। ठीक है, ये समक्ष होगा बच्चों, यहाँ पे समक्ष। देखिए कहीं पे यदि थोड़ा सा भाई अभी स्टार्टिंग है, समझ थोड़ा बहुत इंग्लिश टाइपिंग इधर उधर, सॉरी हिंदी टाइपिंग इधर उधर हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ बच्चों। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? तो घटा छाई रहती है रक्षाबंधन की सुबह, जो कहानी में आप पढ़े होगी। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है बच्चों? तो कागज के पन्ने रूपी खेत की बात की थी। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया था। कैसा बच्चों? शब्द रूपी बीज बोया था। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया है। बाकी ऐसे ही आगे भी हम आपको कराते रहेंगे। बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चन है भाई साहब इसे तैयार कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए पूरा मटेरियल आगे तैयार हो रहा है, ये हमारा फिजिक्स का मटेरियल है, आगे चलकर आने वाला है, फटाफट आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। ये अगला पीपीटी बन चुका है जो कि बहुत जल्द आपकी समझ प्रस्तुत होगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्लीज आप लोगों को कांटेक्ट करना है, जैसे हिंदी का नोट्स, ये नोट्स लेकर के आप हमें एक सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टीम की कमी है बच्चों। जैसे ही बेहतर टीम हो जाएगी तो बेहतर क्लास भी आने शुरू हो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।